एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 ऑल 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो आपके 3 दिसंबर 2022 के दिन आपका एक पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था। जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन से 25 क्वेश्चंस, मैं इस 25 क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। इससे ऑलरेडी मैं आपके साथ 1 to 11 सेट्स में डिस्कस कर चुका हूं। ये इसी सीरीज में आपका ये सेट नंबर 12 है। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सेट नंबर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर सेट से। अब बोल सकते हैं कितने टाइप के टैक्सेस जो है हमें देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। 3 टाइप या फिर 5 टाइप या फिर जो 6 या फिर जो 2। तो याद रखिए 3 टाइप के टैक्सेस जो है आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इम्पोज किया गया था। ये पर्टिकुलर जो टैक्स है जो आपके के ऊपर लगाया गया था, तो फर्स्ट टैक्स आप बोल सकते हैं कल्टीवेशन के पे लगाया गया था, जिसको हम खराज के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली जो भी फार्मर्स थे उनके प्रोडक्शन का बोल सकते हैं कि 50% उनको जो है पे करना होता था टैक्सेस के रूप में। सेकंड टैक्स बोल सकते हैं कि कैटल के ऊपर लगाया गया था, और ये थर्ड टैक्स जो है हाउसेस के ऊपर उन्होंने लगाया था। तो 3 टाइप के टैक्सेस हमें देखने को मिलता है। बोल सकते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इनके द्वारा 3 टाइप के टैक्सेस जो इम्पोज किया गया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इमेज को मैंने इंसर्ट किया है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। इनके द्वारा कुछ कैंपेन जो है बेसिकली किया गया था, और ये पर्टिकुलर ईयर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे कि आपका जो है 1299 में जो है गुजरात पे इन्होंने कैंपेन किया था, 1303 में जो है चित्तौड़ पे, और उसके बाद से जो है बोल सकते हैं कि 1301 में जो है रणथंभौर पे। उसके बाद 1323 में जो है इनका कैंपेन हुआ था वारंगल आप बोल सकते हैं। देन आफ्टर जो 1296 में आप बोल सकते हैं कि देवगिरी। और ये बेसिकली देवगिरी जो है आपका जो यादवों की कैपिटल कहाँ हुआ करती थी, देवगिरी। ये भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपका जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ये पर्टिकुलर जो आपका ये होयसला, और ये होयसला उसके बाद से ये द्वार समुद्र। तो ये बेसिकली जो है 1301 10 से लेकर के 11 में आपका ये पर्टिकुलर कैंपेन हुआ था। तो ये पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि ईयर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो कैंपेन किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बताना है कि ये जो बेयर ग्राउंड जो हमें देखने को मिलता है प्लांट्स के बीच में, जो बेसिकली आपका एक कवर्ड होता है किसके द्वारा, जो है ऑर्गेनिक मैटर के लेयर के द्वारा। और ये बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा ये जो आपका इसमें क्या रिटेंशन होता है, तो सॉइल मॉइस्चर उसमें रिटेन करता है बेसिकली ये ऑर्गेनिक मैटर। इस मेथड को बेसिकली हम किसके नाम से जानते हैं, ये पर्टिकुलर आपका ये जो मेथड जो होता है ना, ये जो भी मेंशन यहाँ पे ऑप्शन में मेंशन है आपका ये सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड आपका ये मेथड होता है। तो इस पर्टिकुलर मेथड को हम मल्चिंग के नाम से जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट हो जाएगा, मल्चिंग हो जाएगा। मल्चिंग के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो भी पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया हूँ सारे आपके एनसीईआरटी के आपके जो है बुक के पॉइंट है। तो ये पर्टिकुलर आपका जो है स्टेटमेंट आपके एग्जाम से पूछा गया था। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। क्लियर। तो ये बेसिकली क्या करता है कि आपका ये सॉइल मॉइस्चर को ये रिटेन करता है। ये आपका ये प्रोसेस मल्चिंग जो है बेसिकली यूज किया जाता है सॉइल कंजर्वेशन के लिए। कंटूर बैरियर्स क्या होते हैं, तो आपके स्टोन्स हो गए, ग्रास हो गए, उसके बाद से जो सॉइल हो गए, उनको यूज किया जाता है बोल सकते हैं कि बैरियर्स के रूप में, बैरियर्स को बनाने में। और ये बोल सकते हैं कंटूर्स के अलॉन्ग। और ये आपके ट्रेंचेस जो होते हैं वो आपका जो है बोल सकते हैं कि फ्रंट ऑफ बैरियर्स के सामने बना होता है, और जो वाटर को कलेक्ट करता है। क्लियर। तो ये आपका सेकेंड मेथड बोल सकते हैं कि आपका ये कंटूर बैरियर हो गया। थर्ड मेथड आपका जो है रॉक डैम होता है। रॉक डैम बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपका ये डैम जो बनाया जाता है उसमें क्या होता है कि आपका ये वाटर फ्लो जो होता है वो आपका स्लो हो जाता है इस डैम की वजह से, और ये प्रिवेंट्स करता है गलीज, और उसके साथ साथ ये फर्दर आपका जो है सॉइल को लॉस को ये बेसिकली आपका ये रॉक डैम क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है। टेरेस आपका ये फार्मिंग होता है, ये भी आपका जो है स्टीप स्लोप्स बना होता है। और ये बोल सकते हैं कि जो है इस और ये आपका जो है फ्लैट सर्फेसेस होता है, और ये फ्लैट सर्फेसेस बेसिकली अवेलेबल होता है जिसमें आपके जो है क्रॉप्स क्या करते हैं उसमें आपका जो है वो ग्रो किया जाता है। और ये आपका रिड्यूस करता है सरफेस रेन और उसके साथ साथ ये सॉइल इरोजन को। तो ये भी आपका ये पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि आपका ये मेथड यूज किया जाता है सॉइल को कंजर्व करने के लिए। इंटरक्रॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को हम क्या करते हैं कि अल्टरनेट रोज में हम एक ही साथ हम क्या करते हैं कि ग्रो कराते हैं। मान लीजिए कि आपका ये कोई दो आपके यहाँ पे क्रॉप ले सकते हैं इंटर क्रॉपिंग में, और ये आपका डिफरेंट क्रॉप्स को इसमें यूज करते हैं अल्टरनेट रोज में। और ये बोल सकते हैं कि आपके डिफरेंट टाइम्स में आपके ये प्रोटेक्ट होते हैं, क्या करते हैं कि आपके सॉइल को ये रेन वॉश से बेसिकली ये आपका ये इंटरक्रॉपिंग जो मेथड जो होता है, जो भी आपका बारिश जो होता है उसमें जो सॉइल का जो बोल सकते हैं कि जो आपका लॉस होता है उसको बेसिकली इस मेथड के द्वारा जो है वो प्रिवेंट किया जाता है। इंटरक्रॉपिंग भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है आपका जो सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। कंटूर प्लॉइंग भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है।
ये प्लॉइंग जो होता है बेसिकली आपका ये पैरेलल जो है कंटूर्स ऑफ हिल्स में को स्लोप में बेसिकली आपका ये एक प्रकार का एक नेचुरल बैरियर होता है जो आपको क्या करता है कि आपका ये बेसिकली वाटर के फ्लो डाउन को क्या करता है कि आपका ये स्लोप में बेसिकली हमें इसकी जो है रिक्वायरमेंट होती है, बोल सकते हैं इसके वाटर फ्लो को जो है स्लो करने के लिए, वाटर फ्लो डाउन करने के लिए। क्लियर। और ये बेसिकली आपको हिलीज एरिया में देखने को मिलेगा ये कंटूर प्लॉइंग। उसके बाद से शेल्टर बेल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये बहुत सिंपल मेथड है। जो भी आपके कोस्टल और बोल सकते हैं कि ड्राई रीजन्स जो होता है उसमें आपका जो है सॉइल की रीजन्स को, सॉइल इरोजन या फिर सॉइल को कंजर्व करने के लिए इस पर्टिकुलर मेथड का यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, आपका जो भी आपका बोल सकते हैं कि रोज ऑफ ट्रीज जो होता है उसको बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, प्लांट किया जाता है। और ये क्या करता है कि मान लीजिए कि आपका रोज ऑफ ट्री हो गया, यहाँ पे आपने एक ट्री को ग्रो किया, फिर यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरीके से कोस्टल एरियाज में मान लीजिए कि आपका इंडिया का मैप है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो भी कोस्टल में आपका एक आप बोल सकते हैं कि केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो कोस्टल एरियाज में बेसिकली इस पर्टिकुलर मेथड का यूज किया जाता है, शेल्टर बेल्ट्स मेथड का। क्लियर। सॉइल के कंजर्वेशन को बेसिकली जो है उसको कंजर्व करने के लिए, सॉइल को कंजर्व करने के लिए। क्लियर। आई होप आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आई होगी। मूव करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बेसिकली बताना है जो फिट इंडिया मूवमेंट जो है बेसिकली लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स और उसके साथ साथ बोल सकते हैं स्पोर्ट्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पर्टिकुलर ईयर आपको बताना था 2018 में या फिर 2001 में या फिर 2020 या फिर 2019 में। तो याद रखिए ये जो पर्टिकुलर आपका जो फिट इंडिया मूवमेंट आपका ये प्रोग्राम जो है बेसिकली लॉन्च किया गया था 2019 में। इसका आंसर आपका जो है वो 4th हो जाएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पर्टिकुलर आपका ये मूवमेंट फिट इंडिया मूवमेंट आपका ये लॉन्च किया गया था और ये आपका जो है ये इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में 29 अगस्त 2019 को ये पर्टिकुलर आपका जो है ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था। ये 29 अगस्त जो है बेसिकली मेजर ध्यानचंद जी का ये बर्थ एनिवर्सरी होता है और ये इंपॉर्टेंट डेज है। क्लियर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और ये बायोलॉजी टॉपिक से बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चंस पूछा गया था। आपको बताना था कि ये जो हस्क जो होता है कोकोनट का, ये बेसिकली नारियल का, ये किस टिश्यू से मिलकर के बना होता है। हस्क जो होता है आपको बताना था कि ये कोकोनट का जो हस्क जो होता है किस टिश्यू से मिलकर के बना होता है, कोलेनकाइमा या फिर जाइलम या फिर स्क्लेरेनकाइमा या फिर पैरेनकाइमा। तो याद रखिए बेसिकली आपका ये स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर के बना होता है। क्लियर, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू को जो है बेसिकली कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप्स के में, जो है परमानेंट टिश्यू में और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और ये परमानेंट टिश्यू को फर्दर जो है डिवाइड किया गया है, बोल सकते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में और ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। जो भी आपके परमानेंट टिश्यू जो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ना, आप बोल सकते हैं कि जो आपके एक ही टाइप के सेल से मिलकर के बने होते हैं, सिंगल टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के आपके ये टिश्यू बने होते हैं। क्लियर, टिश्यू आप समझ पा रहे होंगे कि टिश्यू बेसिकली क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। जो भी आपके उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या होते हैं कि सेम होते हैं, इस प्रकार के ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू के नाम से जानते हैं। और ये आपके परमानेंट टिश्यू जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं इसको भी जो है फर्दर जो है बोल सकते हैं कि जो है इसको कैटेगराइज किया गया 3 पार्ट्स में। आप ऐसे याद रख सकते हैं पीसीएस, ये आपका पैरेनकाइमा, देन आपका ये कोलेनकाइमा और ये आपका एस क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा एक प्रकार का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। नेक्स्ट आपका जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है बोल सकते हैं कि मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और ये मेनली आपके 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम आपके जो है आप बोल सकते हैं कि आपके डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर के बने होते हैं, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर। ये 4 टाइप के सेल से मिलकर के आपके जाइलम बना होता है। फ्लोएम जो होता है बेसिकली सिप ट्यूब या फिर सिप एलिमेंट्स बोल सकते हैं, कंपेनियन सेल, उसके बाद से फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर से आपका ये फ्लोएम बना होता है। क्लियर, ये आपको समझ में आया होगा। ये परमानेंट टिश्यू होते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ये बेसिकली जो है ये भी आपके जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और ये लैटरल मेरिस्टेम। और इस पर्टिकुलर जो आपका ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनमें एबिलिटी होती है, किसमें, डिवीजन की एबिलिटी इसमें हमें देखने को मिलता है। इसके सेल्स जो होते हैं काफी रैपिडली बोल सकते हैं कि डिवाइड होते हैं। क्लियर, और ये एपिकल मेरिस्टेम आपको देखने को मिलेगा इस पोजीशन पे, और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम और ये आपका जो है लैटरल मेरिस्टेम, ये आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो प्लांट बॉडी में क्या है कि हमें ये लोकेशन देखने को मिलता है। क्लियर,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स जो होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं और ये बोल सकते हैं कि उसमें डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है और ये थिन सेलुलोज की वॉल हमें देखने को मिलता है और ये प्रोमिनेंट उसमें न्यूक्लियाई देखने को मिलता है और उसमें क्या होता है कि वैक्यूल आपका एब्सेंट होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको जो है वैक्यूल्स देखने को नहीं मिलता है। ये वैक्यूल क्या होता है, आपको प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रली वैक्यूल होता है। जनरली जब मैं सेल के बारे में डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वैक्यूल क्या होता है और उसके बारे में जो है मैं आपसे आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस भी करूंगा। आपसे क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करूंगा प्लांट सेल पे आपके क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में, क्लियर, तो उस पर मैं डिस्कस करूंगा कि आपका वैक्यूल्स क्या होता है। यहाँ पे आपको समझना है कि वैक्यूल्स आपका जो एब्सेंट होता है बोल सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में क्या मैं आपसे अभी जस्ट मैं डिस्कस ही किया था कि आपका एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो क्या होता है। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं आपके टिप्स ऑफ स्टेम्स और उसके बाद से रूट्स पे आपको देखने को मिलेगा और इसकी वजह से क्या होता है इंक्रीज हमें देखने को मिलता है लेंथ ऑफ स्टेम और उसके बाद से बोल सकते हैं कि रूट में। और ये जो गर्थ जो होता है स्टेम की जो मोटाई बोल सकते हैं कि ये आपका गर्थ ऑफ स्टेम या फिर जो है बोल सकते हैं कि रूट दोनों इंक्रीज होता है किसकी वजह से, जो है आपका लैटरल मेरिस्टेम, उसको हम कैम्बियम भी बोल सकते हैं। कैम्बियम बेसिकली जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ही आपके जो प्लांट जो होते हैं मोटाई में वृद्धि करते हैं, तो आप उसे लैटरल मेरिस्टेम बोल सकते हैं। ये कैम्बियम की वजह से होता है। कैम्बियम आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना कैम्बियम कोई भी प्लांट जो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है वो उसकी मोटाई में वृद्धि ही नहीं होगी, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम में क्या होता है कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है और ये नोड के आपके पास जो है आपका सिचुएटेड होता है आपका ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम। मैंने आपको इमेज में भी दिखाया है, आपको समझ में आ रहा होगा। एपिकल मेरिस्टेम होगा, इंटर कैलरी होगा और ये आपका लैटरल मेरिस्टेम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा क्या होता है कि मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। सबसे कॉमन आपका पैरेन्काइमा ही होता है और आप बोल सकते हैं कि मैं सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसमें आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और ये पैरेन्काइमा जो होता है बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो है थीन सेल वॉल से इनका जो वॉल जो होता है सेल वॉल जो होता है वो थीन होता है, पतला होता है, ऐसा बोल सकते हैं। और ये आपके लिविंग सेल होते हैं। पैरेन्काइमा क्या होते हैं, लिविंग सेल होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि पैरेन्काइमा डेड सेल होते हैं या फिर जो है लिविंग सेल होते हैं, तो आपको याद रखना है पैरेन्काइमा आपके लिविंग सेल होते हैं। और ये बोल सकते हैं कि लूजली अरेंज्ड होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पैरेन्काइमा है, दोनों पैरेन्काइमा के बीच में दो सेल जो आपका पैरेन्काइमा है इसमें आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा, तो सेल आपके कैसे होंगे, लूजली अरेंज होंगे, इतना खाली स्थान आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, क्लियर। और ये आपको देखने को मिलेगा। इस टिश्यू जनरली ये जो टिश्यूज होते हैं जनरली क्या करते हैं कि फूड मटेरियल को स्टोर्स करते हैं आपके पैरेन्काइमा। और ये कुछ सिचुएशन में आपको ये क्लोरोफिल भी आपके जो है प्रेजेंट होते हैं और ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में पैरेन्काइमा सेल को हम किसके नाम से जानते हैं, क्लोरेन्काइमा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक कोलेन्काइमा होता है और एक क्लोरेन्काइमा होता है। तो क्लोरेन्काइमा जो है आपका पैरेन्काइमा का ही बोल सकते हैं कि ये टाइप होता है, लेकिन आपका कोलेन्काइमा अलग है। कोलेन्काइमा अलग आप बोल सकते हैं कि आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है, लेकिन क्लोरेन्काइमा जब पैरेन्काइमा सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाता है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, तो उस पर्टिकुलर सेल को हम जो पैरेन्काइमा सेल होता है उसे हम क्लोरेन्काइमा के नाम से जानते हैं, क्लियर। और एक्वेटिक प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा सेल जो होता है उसमें क्या होता है कि लार्ज कैविटीज भी इसमें प्रेजेंट होता है और इस कंडीशन में हम बोलते हैं बेसिकली ये जो आपका लार्ज कैविटीज जो होता है वो इस एक्वेटिक प्लांट्स को जो है फ्लोट करने में हेल्प करता है। और इस टाइप के पैरेन्काइमा टिश्यू को हम एरेन्काइमा के नाम से जानते हैं, एरेन्काइमा के नाम से जानते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कोलेन्काइमा। ये आपका जो है कोलेन्काइमा है, ना कि क्लोरेन्काइमा। ये आपका जो है कोलेन्काइमा जो है ये आपका अलग बोल सकते हैं कि अलग टाइप का आपका जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। और ये प्रोवाइड क्या कराता है प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्लांट जो होता है फ्लेक्सिबल लचीला जो होता है इसी की वजह से होता है, इसी परमानेंट टिश्यू की वजह से होता है, कोलेन्काइमा की ही वजह से होता है। और ये बेसिकली आपका अलाउज करता है बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक जैसे टेंड्रिल्स हो गया और आपके स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स हो गया विदाउट ब्रेकिंग। ये बेसिकली अलाउ करता है आपका ये कोलेन्काइमा। और ये बेसिकली प्रोवाइड भी करता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपका ये कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा प्लांट को क्या करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्लियर। और ये आपको लीफ स्टाक जो होता है एपिडर्मिस के नीचे आपको देखने को मिलेगा। जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा आपके कोलेन्काइमा। और ये जो सेल्स जो होते हैं इस टिश्यू के आपके लिविंग सेल होते हैं और ये इलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलरली थिक वॉल सेल होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। इसमें थिक
थिक एंड होता है देखने को मिलता है कॉर्नर्स पे, और ये बहुत इसमें कम जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं अब बहुत कम देखने को मिलते हैं कोलेनकाइमा में, क्योंकि सेल्स जो होते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, सेल जो होते हैं आपके कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। क्लियर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये बेसिकली ये आपके जो टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट्स को हार्ड और स्टिफ बनाते हैं, और ये जो आप देख सकते हैं कि हस्क ऑफ कोकोनट से क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से ही मैंने सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हस्क ऑफ कोकोनट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो आपका स्क्लेरेनकाइमा होता है। किससे मिलकर के बना होता है? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलकर के बना होता है, और ये आपका डेड सेल होता है। टिश्यू क्या होता है? डेड सेल होता है। ये आपका जो स्क्लेरेनकाइमा आपका डेड सेल होता है, और ये बोल सकते हैं कि इसमें थिक वॉल्ड, इसका जो वो ये लॉन्ग उसके साथ साथ नैरो होते हैं, इसका वॉल जो होता है, और ये थिक एंडेड होते हैं। बोल सकते हैं कि इसमें लिग्निन का जो है फॉर्मेशन देखने को मिलता है, लिग्निन का जमाव आप बोल सकते हैं। इसके वॉल जो होता है थिक होने का रीजन होता है क्योंकि इसमें लिग्निन का जमाव हमें देखने को मिलता है, ऐसे आप याद रखेंगे। क्लियर, और ये आप बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी जो है इंटरनल स्पेस सेल के अंदर देखने को नहीं मिलता है, किसके? स्क्लेरेनकाइमा के अंदर। और ये जो टिश्यू प्रेजेंट जो होता है स्टेम्स में, बोल सकते हैं कि वस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ। वस्कुलर बंडल की जब मैं बात करूं तो आपको समझना है मैं जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहा हूं। क्लियर, वेन्स ऑफ जो भी लिप्स की वेन्स जो होती हैं, उसके बाद से जो आपके हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स में आपको देखने को मिलेगा। हार्ड पार्ट अगर कोई भी प्लांट का है तो उसमें आपको किससे मिलकर के बना होगा? आपका स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से मिलकर के बना होगा। जैसे सीड हो गया, नट्स हो गया, अखरोट आपने देखा होगा वो हार्ड होता है, कठोर होता है, तो किससे मिलकर के बना है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से मिलकर के बना होता है, और ये बेसिकली प्रोवाइड्स करता है प्लांट्स पार्ट को, ये मजबूती प्रदान करता है आपका ये स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर, नेक्स्ट आपका ये टाइप होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बेसिकली आपका जो है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर के बना होता है, एक से अधिक टाइप के जो सेल्स से का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। क्लियर, एक से अधिक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, और सारे जो सेल्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं और परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन। जाइलम एंड फ्लोएम आपके एग्जांपल होते हैं, अभी जस्ट मैं डिस्कस भी किया हूँ कि आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के, और दोनों आपके कंडक्टिव। जाइलम से क्या होता है कि जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम वाटर, जाइलम वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और ये फ्लोएम आपका जो है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में आपका हेल्प करता है। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपसे एसएससी में कई बार ये पूछा जा चुका है, जाइलम और फ्लोएम के फंक्शंस के बारे में। क्लियर, जाइलम आपका ट्रैकिड्स वेसल्स जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर के बना होता है, और ये फाइबर जाइलम फाइबर। ट्रैकिड्स और वेसल्स आपके थिक वॉल्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स आपके थिक वॉल्स होते हैं, और ये आपके जो है ये आपके मेनी डेड सेल्स होते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो। और ये ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आपके जो है बोल सकते हैं कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और ये अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। क्लियर, और ये पैरेन्काइमा स्टोर्स करता है फूड को, और ये जाइलम फाइबर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन होता है। आप यहाँ पे इमेज में देख भी सकते हैं यार, मैं यहाँ पे ट्रैकिड्स को लगाया हूँ इमेज में, ये जाइलम वेसल है और ये जाइलम पैरेन्काइमा है। क्लियर, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये फ्लोएम जो होता है 5 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है, सिप सेल्स, सिप ट्यूब्स, और ये कंपेनियल सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सिप ट्यूब्स आर ट्यूबुलर होता है, ये कैसा होता है? ट्यूबुलर सेल्स होता है, और ये परफोरेटेड वॉल्स इसमें देखने को मिलता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, और ये लिप्स तक आप बोल सकते हैं, और ये एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, सारे के सारे आपके जो फ्लोएम सेल्स जो होते हैं वो आपके लिविंग सेल होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाइलम के इंपॉर्टेंट इमेज में आप देख सकते हैं जो भी टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। जाइलम के ट्रैकिड्स का ये इमेज है, यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होता है, और जाइलम वेसल्स में भी हमें पिट्स देखने को मिलता है, और जाइलम पैरेन्काइमा में साइटोप्लाज्म और उसके साथ साथ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये आपका लिविंग सेल होता है। जाइलम पैरेन्काइमा आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन इसमें पिट्स क्या होता है कि आपका एब्सेंट होता है। और ये फ्लोएम का पर्टिकुलर सेक्शन आप देख सकते हैं, शीप प्लेट, और उसके बाद से शीप ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड ये कंपेनियन सेल। इस पर्टिकुलर इमेज के जरिए आप इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जाइलम और उसके साथ साथ जो है फ्लोएम के सेल्स का नाम आप याद रख सकते हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको जो वो चूज करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को नॉट करेक्ट। किसके बारे में? प्लांट सेल से रिलेटेड आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका जो करेक्ट नहीं है? सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल का, वो किससे मिलकर के बना होता है? सेलुलोज से मिलकर के बना होता है, और सेलुलोज बोल सकते हैं कि आपका ये पॉलीसेकेराइड होता है, और ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है? आपका जो है ये टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आपका ये
पॉलीसेकेराइड। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेल वॉल जो होता है प्लांट का वो सेलुलोज से मिलकर के बना होता है, लेकिन जो प्लांट सेल्स में क्या होता है कि इसमें डिवीजन जो है वो माइटोसिस में देखने को नहीं मिलता, या फिर जो प्लांट सेल जो डिवाइड नहीं हो सकता है माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। तो ऑलरेडी मैं आपसे प्रीवियस बोल सकते हैं कि वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूं। मोस्टली आपके जो डिवीजन जो होते हैं सेल डिवीजन वो 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये जो आपका माइटोसिस जो होता है बेसिकली बोल सकते हैं कि इसमें आपका ये मदर सेल जो होता है, वन मदर सेल्स क्या होता है कि 2 डॉटर सेल में आपका ये डिवाइड होता है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपके सेम होते हैं, कोई भी हाफ देखने को नहीं मिलता है। और ये आपका जो माइटोसिस के द्वारा जो हमें डिवीजन प्लांट्स में देखने को मिलता है। जो भी आपके मान लीजिए कि आपका फ्रेगमेंटेशन जो आपका एक प्रोसेस होता है, फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है कि कोई प्लांट का जो है फिलामेंट है, जैसे कि एल्गी है, जैसे स्पाइरोगाइरा हो गया, स्पाइरोगाइरा एक इंपॉर्टेंट एल्गी होता है, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। और ये फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हैं कि प्लांट का एक पार्ट जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है मैकेनिकल इंजरी की वजह से। तो ये बेसिकली जो है बोल सकते हैं कि ये माइटोसिस की प्रोसेस हमें प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये बेसिकली आपका जो स्टेटमेंट जो आपका इनकरेक्ट है, इसमें बोला है कि आपका ये नहीं हो सकता है माइटोसिस डिवीजन, हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका ये इनकरेक्ट है। इसका आंसर आपका वो सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में मेंशन है कि प्लांट में बेसिकली जो एक जो है लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और केवल आपको एक वैक्यूल्स देखने को मिलेगा प्लांट सेल के अंदर, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जनरली आपके सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट नाम का एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इस इमेज के जरिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ सकते हैं। आपका ये प्लांट सेल का इमेज है और ये आपका एनिमल सेल का इमेज है। इस प्यारे से इमेज में आपका लार्ज जो ये पार्ट देख रहे हैं, आपका वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्लियर? सबसे पहले आपको याद रखना है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और ये आप देख सकते हैं कि सेल वॉल सबसे आउटर कवरिंग जो होता है वो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, और ये एनिमल सेल में आपका सेल वॉल क्या होता है, आपका एब्सेंट होता है। सेकेंड लेयर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम किसके नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। और इसके नीचे आपको कौन सी लेयर देखने को मिलेगा, आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बोल सकते हैं कि इनर साइड में। ये आपका जो डेंस जो पार्ट जो है ना, ये आपका साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म दोनों में आपका ये प्रेजेंट होता है। और ये साइटोप्लाज्म जो होता है बेसिकली आपका जो इसी साइटोप्लाज्म में जो है बेसिकली आपका जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं आपके फ्लोट कर रहे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, उसके बाद से लाइसोसोम हो गया, उसके बाद से पेरोक्सिसोम हो गया। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्या हैं कि आपके सेल ऑर्गेनेल्स है। गोल्गी एपरेटस हो गया, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके 2 टाइप्स के होते हैं, RER मींस व्हाट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसमें आपका राइबोसोम्स एब्सेंट होता है उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्लियर? तो ये आपके जो है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका स्मूथ बोल सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। और ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप होता है, और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। जो भी आपका वेल डेवलप्ड जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है, बोल सकते हैं कि ये आपको न्यूक्लियर एनवेलप देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रोटोप्लाज्म टर्म भी होता है, प्रोटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस। तो ये पूरा का पूरा जो आपका ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है ना आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रोटोप्लाज्म 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज यू कैन से दैट साइटोप्लाज्म, एंड सेकंड वन इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट जो है ये आपका जो है ये साइटोप्लाज्म है, और ये आपका न्यूक्लियस के अंदर जो आपका ये डेंस जो साइटोप्लाज्म हमें जो आपका ये मैट्रिक्स भरा होता है, इस मैट्रिक्स को हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और उसके बाद से आपका ये साइटोप्लाज्म में डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। और एक इंपॉर्टेंट आपकी साइंटिस्ट थे हक्सले ने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। किस साइंटिस्ट ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जो आपका प्रोटोप्लाज्म जो होता है बेसिकली प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में हम जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य आपका जो है जीवन की भौतिक आधारशिला जो है किन साइंटिस्ट के द्वारा ये कहा गया था, तो ये बेसिकली जो है हक्सले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को दिया था। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट भी देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपको जो है
केबल और केबल जो है प्लांट सेल में देखने को मिलता है और ये बेसिकली आपके इसमें थाइलेक्वाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख सकते हैं, लाइसोसोम्स इसमें भी प्रेजेंट होता है एनिमल्स प्लांट सेल में। ये आपका जो प्लांट सेल का इमेज है और ये आपका एनिमल सेल का इमेज है, क्लियर। और ये माइटोकॉन्ड्रियन क्या होते हैं, एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया इट मींस मोर देन वन टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यू कैन से दैट माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियन मींस सिंगल टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये राइबोसोम्स हो गए, क्लियर। ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये आपका ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं और ये न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर के अंदर ये आपको ये देखने को मिलेगा, चारों तरफ ये कवरिंग होता है और ये गोल्गी अपरेटस, क्लियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट इमेज के जरिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखेंगे जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं सेल से रिलेटेड, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन ये जो सेल डिस्कवर किए तो बेसिकली आपका जो है नॉन लिविंग सेल था। क्या था, नॉन लिविंग सेल। उन्होंने जो है बोल सकते हैं कि कॉक सेल में, कॉक सेल उन्होंने डिस्कवरी करी थी। इसमें उन्होंने जो है ये आपका जो डेड सेल था और ये आपका डेड सेल था, नॉन लिविंग सेल आप ऐसा बोल सकते हैं। तो किसने आपके जो है लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने और 1674 में। और उन्होंने सबसे पहले अपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है फ्री लिविंग सेल को उन्होंने जो है ऑब्जर्व किया था और ये आपका लिविंग सेल क्या था, बैक्टीरिया था। तो इसलिए कहा जाता है कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने करी थी, तो लीवेनहॉक ने करी थी। या फिर जो है लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, लीवेनहॉक ने करी थी। और ये बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया आपका यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्लियर। बैक्टीरिया से रिलेटेड आपको पॉइंट याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में जो है किसकी डिस्कवरी करी थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। सेल में जो न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है उसकी डिस्कवरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। पुरकिंजे ने 1839 में जो एक टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म, और ये बोल सकते हैं कि आपका ये सब्सटेंस होता है, बोल सकते हैं कि सेल के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पुरकिंजे ने टर्म जो है प्रोटोप्लाज्म किसके द्वारा दिया गया था, तो पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था। पी फॉर पुरकिंजे एंड पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। सेल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल थ्योरी बेसिकली जो है आपके स्लीडन एंड स्वान नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और ये 1838 में स्लीडन और 1839 में जो स्वान के द्वारा दिया गया था। और ये सेल थ्योरी को किसने जो है फर्दर एक्सपेंड किया था, विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेंड किया था और 1855 में। और उन्होंने कहा था कि जो भी आपके सेल्स जो होते हैं ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इट मींस मान लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर 10 टू द पावर 14 सेल्स, इतने सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके बॉडी के अंदर। तो प्रत्येक जो सेल जो होता है ना, जो आपके पहले से जो सेल पहले से प्रेजेंट है उसी सेल में डिवीजन होता है और इसी सेल में डिवीजन होने के बाद से नए सेल्स का हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया है कि आपका जो प्रत्येक सेल्स जो होते हैं उसका वो एराइज होते हैं, जो भी आपके पहले से जो सेल्स जो उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी सेल से नए सेल्स की क्या होती है कि हमें एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो किसके द्वारा दिया गया था, विर्चो सर के द्वारा दिया गया था, क्लियर। और ये 1940 में जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हुई। इट मींस आप बोल सकते हैं कि जो है अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास एल्गी का नाम है, ये यूनिसेलुलर एल्गी होता है। पैरामीशियम आपका जो है बोल सकते हैं कि ये प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है। पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, और ये सारे के सारे आपके जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया आपका जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है, क्लेमाइडोमोनास तो एल्गी हो गया, एल्गी आपके यूकैरियोटिक हो गया, और ये आपका जो है ये अमीबा ये भी यूकैरियोटिक, पैरामीशियम भी यूकैरियोटिक, क्लियर। और ये आपके कुछ फंजाइज होते हैं, प्लांट्स हो गए, और ये आपका एनिमल्स, ये सारे के सारे आपके जो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको फंजाई से रिलेटेड याद रखना है कि जो आपके फंजाई जो होते हैं यूनिसेलुलर फंजाई का नाम आपसे पूछा जाता है इस्ट। इस्ट क्या है, एक प्रकार का इंपॉर्टेंट आपका जो है यूनिसेलुलर, एक कोशिका से मिलकर के आपका ये बना होता है इस्ट। और ये मल्टी एक इंपॉर्टेंट फंजाई का और भी नाम आपसे पूछा जाता है एगेरिकस। एगेरिकस क्या होता है, एगेरिकस आपका जो फंजाई होता है, कवक होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर। और ये आपके जो फंजाई के स्टडी जो होता है माइकोलॉजी कहलाता है, ये भी पूछा जाता है। स्टडी ऑफ फंजाई किसके नाम से जाना जाता है, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी जो होते हैं किसके नाम से जानते हैं, उसके हम बोलते हैं एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी, या फिर इसे हम फाइकोलॉजी भी बोलते हैं, एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी भी बोलते हैं, क्लियर। और ये आपके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, जो आपके एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी, इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में इंस्टॉल करके रखिएगा, क्लियर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करी थी कि स्कीम डैश स्कीम अप्रैल 2022 में। इस स्कीम को किस मिनिस्ट्री के अंडर जो है लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो याद रखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप बोल सकते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन था। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्ट्री के द्वारा पर्टिकुलर स्कीम जो आपका ये लॉन्च किया गया था, डैश स्कीम। डैश मीन्स व्हाट? डैश मीन्स आपको याद रखना है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्लियर। और ये पैन इंडिया आपका स्कीम था, और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलर आपका स्कीम ये लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किनके बर्थडे में बेसिकली जो है बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। राजेंद्र प्रसाद, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के जो बर्थ एनिवर्सरी जो आपका जो है 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 2 अक्टूबर को। तो इस दिन बेसिकली आप सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। और ये बेसिकली आपका ये यूनाइटेड नेशंस इस पर्टिकुलर डे को कब से रिकॉग्नाइज किया था, कब से इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ये बेसिकली जो है एस्टैब्लिश किया गया था 15 जून 2007 से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि देखिए महात्मा गांधी जी से रिलेटेड आपका ये पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ये पर्टिकुलर आपका स्टेटमेंट जो था ये आप बोल सकते हैं कि बी द चेंज यू विश टू द वर्ल्ड आई वांट टू सी। जो खुद में वो बदलाव कीजिए जो आप अपने बोल सकते हैं कि संसार में देखना चाहते हैं। तो ये बेसिकली जो है आपका एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके इनके से रिलेटेड किस फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड आप बोल सकते हैं कि जो 2 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम से पूछा गया था। ओके, यहाँ पे कुछ स्लोगन है महात्मा गांधी जी के जो इनको आप याद रख सकते हैं। यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, ये पर्टिकुलर आपका स्लोगन पूछा गया था। द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ये भी आपका बोल सकते हैं कि स्लोगन है। द रिच मस्ट लिव मोर सिंपल सो दैट द पुअर में सिंपली लिव। ओके, हैप्पीनेस इज व्हेन what you think, what you say and what you do are in harmony, ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप पूछ सकते हैं कि आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। एंड आई फॉर आई ओनली ends up making the whole world blind, क्लियर। तो आप इनको एक रीड कर लीजिएगा क्योंकि रीड ही करना है, स्लोगन में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो आपका स्लोगन है उसी स्लोगन से आपसे एग्जाम्स में जो कोई भी स्लोगन दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर स्लोगन जो है वो किस फेमस पर्सनालिटी के द्वारा जो है वो दिया गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास सम्मान जो है बेसिकली इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1980 में एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे मेंशन में बेसिकली कालिदास सम्मान जो है ये आपका पर्टिकुलर जो आपका अवार्ड जो होता है एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है इस पर्टिकुलर अवार्ड को दिया जाता है, क्लियर। और ये आप बोल सकते हैं कि इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था 1980 में, और ये पर्टिकुलर आपका अवार्ड दिया जाता है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। और ये डिफरेंट एरियाज बोल सकते हैं, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस और थिएटर, और उसके साथ ये प्लास्टिक आर्ट्स में पर्टिकुलर आपका ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जो आपके ऑस्कर्स के साथ साथ जो है आपके गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर थे उस फेमस पर्सनालिटी का आपको जो है नाम बताना है, जो आपके उनको कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल म्यूजिक के कंट्रीब्यूशन में उनको ये दिया गया था। पीटी जसराज, या फिर ए.आर. रहमान, या फिर रविशंकर, या फिर जाकिर हुसैन। तो याद रखिए ए.आर. रहमान सर को जो है वो पर्टिकुलर गोल्डन ग्लोब अवार्ड उसके साथ साथ ऑस्कर अवार्ड दोनों के आपके ये विनर थे। कौन? आपके ए.आर. रहमान सर। ये बोल सकते हैं कि सिंगर का नाम है। अब ये सिंगर एक प्रकार के रविशंकर के बारे में बताएंगे कि इनका जो है क्या बजाते हैं, मतलब रविशंकर। जाकिर हुसैन तो तबला बजाते हैं, इनके बारे में आपको कमेंट करना है रविशंकर जी के बारे में, क्लियर। अल्लाह रखा रहमान आप कह सकते हैं ए.आर. रहमान, क्लियर। इनको जो है इंपॉर्टेंट अवार्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड हो गया, 2 एकेडमी अवार्ड्स, 2 ग्रैमी अवार्ड्स, बाफ्टा अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, और ये 15 बोल सकते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड 17 फिल्म फेयर अवार्ड्स। इनको साउथ में इतने सारे अवार्ड्स ये विनर है, आप बोल सकते हैं कि ए.आर. रहमान सर। 2010 में जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो इनको पद्म भूषण भी दिया गया था, क्लियर। नेशंस थर्ड आपका ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है आपका जो पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि एशिया को बेसिकली जो है यूरोप से कौन सा माउंटेन जो आपको वो सेपरेट करता है, हिमालय, या फिर एडिस माउंटेन, या फिर एल्प्स माउंटेन, या फिर उरल माउंटेन। तो बेसिकली एशिया एंड यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट को कौन सेपरेट करता है, कौन सा माउंटेन? उरल माउंटेन। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इस इमेज में देखिए आपका यूरोप है और ये आपका एशिया, और बीच में आपको देखने को मिलेगा उरल माउंटेन, क्लियर। ये आपका आर्कटिक क्वेश्चन है, अटलांटिक क्वेश्चन है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, और ये आपका ब्लैक सी है, और ये आपका कैस्पियन सी है। तो और ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो लोकेशन है इनको आप याद रखेंगे। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं आपका इंडिया का जो है
एक फिजिकल मैप है, इसमें आपके इंपॉर्टेंट आपके जो है जैसे कि आपका ये हिमालय के पार्ट है, आपका ग्रेटर हिमालय, देन आपका जो मिडिल हिमालय, देन आपका जो है लेशर हिमालय हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इस मैप को विंध्या रेंज हो गया बेसिकली पूछा जाता है, इसलिए मैं इस मैप को इंक्लूड किया है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये आपके जो है 5 बोल सकते हैं कि इंडस के सिंधु नदी की 5 इंपॉर्टेंट आपके ट्रिब्यूटरी है। तो ये आपके सिंगल क्वेश्चंस पूछा भी जाता है कि एक इंपॉर्टेंट आपका जो है इंडस जो आपका एग्रीमेंट कब हुआ था, 1960 में हुआ था, सिंधु जल समझौता ये पूछा जाता है, 1960 में हुआ था ये आपका एग्रीमेंट। क्लियर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 किस स्टेट का है, लक्षद्वीप या फिर गोवा या फिर मिजोरम या फिर केरल। तो याद रखिए आपका ये केरल का जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट था 94% था। क्लियर, ऑप्शन 4 आपका वो करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम आपको बताना है कि इंडिविजुअल लीडरशिप आपके सिस्टम कौन सा सिस्टम है जो आपका जो इंडिविजुअल लीडरशिप पे बेसिकली आपका बेस्ट होता है, सेमी पार्लियामेंट्री या फिर पार्लियामेंट्री या फिर प्रेसिडेंशियल या फिर सेमी प्रेसिडेंशियल। तो आपका ये प्रेसिडेंशियल जो आपका सिस्टम जो होता है आपका इंडिविजुअल लीडरशिप पे आपका ये बेस्ट होता है, आप बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये बेसिकली जो हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमें देखने को मिलता है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बोल सकते हैं अमेरिका में। हम लोग क्या सिस्टम है इंडिया में जो सिस्टम उसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, और ये आपका जो है किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया है, तो बोल सकते हैं ब्रिटेन से आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये यहाँ पे रीड कर सकते हैं आपका ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि सिंगल एग्जीक्यूटिव सिस्टम होता है, और ये आपको जो इसमें जो भी गवर्नमेंट फॉर्म्स एक प्रकार का गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं कि फॉर्म होता है, और इसमें हेड कौन होता है आप बोल सकते हैं कि आपका जो भी गवर्नमेंट होता है वो बेसिकली जो है वो टाइटल आप प्रेसिडेंट बोल सकते हैं उसे, और ये लीड्स करता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और ये बेसिकली आपके सेपरेट करते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच सिस्टम है, और ये आपका सेपरेट ये इसका यूज किया जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए। क्लियर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है बेसिकली आपका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है ग्रुप ऑफ सिटीजंस के द्वारा, और ये आपके जो है कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर, उसके साथ साथ लेजिस्लेचर आपके जो है वो डिसमिस नहीं कर सकता है, नॉट लेजिस्लेचर कैन नॉट डिसमिस एंड प्रेसिडेंशियल आपका प्रेसिडेंट एक्सेप्ट इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में उनको जो है बोल सकते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा जो इसको इनको डिसमिस नहीं किया जा सकता है प्रेसिडेंट को, इस पर्टिकुलर सिस्टम में ये बात कही जाती है। क्लियर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि पंचनाद में बेसिकली किस रिवर को इंक्लूड नहीं किया गया है, ब्यास, सतलज, इंडस या फिर रावी। तो याद रखिए इंडस रिवर को पंचनाद के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन जो भी इनकी ट्रिब्यूटरीज जो होती है ब्यास बोल सकते हैं ब्यास, सतलज, उसके बाद से जो आपका रावी, झेलम और सेनाब, ये 5 रिवर्स को जो है बेसिकली पंचनाद के अंदर इंक्लूड किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं ये आपकी इंडस रिवर हो गई, और ये झेलम, सेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज इनकी जो है 5 ट्रिब्यूटरी को हम पंचनाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फाइनल जो बेसिकली फ्रेंच ओपन का हुआ था, फ्रेंच ओपन को बेसिकली हम रोलैंड गैरोस के भी नाम से जानते हैं, और ये आपका टेनिस टूर्नामेंट होता है। ये 2021 का जो मेन बोल सकते हैं कि आपका ये जो फाइनल बोल सकते हैं कि आपका ये फाइनल जो हुआ था किस पर्टिकुलर डेट को हुआ था, ये डेट आपसे पूछा जा रहा है, 13 जून या फिर 30 जुलाई या फिर 13 जुलाई या फिर जो है 5 जून। तो याद रखिए पर्टिकुलर याद रखने की तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन जो है आपको जानबूझ करके एग्जामिनर के द्वारा दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप आंसर ना कर पाए, क्योंकि आपसे एग्जाम्स में डे नहीं पूछा जाता है, विनर पूछा जाता है। फाइनल आप बोल सकते हैं कि आपका जो है मेंस डबल कौन थे और ये आपके जो है रनर अप कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन पर्टिकुलर डेट को याद रखना बहुत डिफिकल्ट आप बोल सकते हैं। 13 जून को हुआ था बेसिकली आपका 2021 का जो फ्रेंच ओपन बोल सकते हैं कि आपका ये, जिसे हम रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के भी नाम से जानते हैं। मेंस सिंगल्स 2021 के आपके फ्रेंच ओपन के फाइनल के कौन थे आपके चैंपियन, सर्बिया नोवाक जोकोविच, और ये रनर अप आप बोल सकते हैं कि जो है स्टीफन्स और ये आपका टिट्ससिपास थे। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, मींस नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर आपके पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ने इनॉग्रेट करी थी एशियाज की लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायो गैस आप बोल सकते हैं सीबीजी, और ये प्लांट जो है कहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिए ये बेसिकली पंजाब में इन्होंने जो है एशिया का सबसे जो है बड़ा बोल सकते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस जो है प्लांट को जो है उन्होंने एस्टेब्लिश करा था, इनॉग्रेट करी थी जो है हरदीप सिंह पुरी सर के द्वारा जो है। क्लियर, ये आपका जो है इंडियन मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आप बोल सकते हैं कि ये बेसिकली आपको जो देखने को मिलेगा संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, संगरूर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपको बेसिकली जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको चूज करना था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं।
ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन एक आपको ध्यान देने की बात है, इन सारे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, लेकिन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन का पाया जाना मस्ट होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि CO2 क्या है, CO2 में कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कंडीशन जो होता है फर्स्ट होता है कि उसमें कार्बन का पाया जाना मस्ट होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक ही होगा, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। क्लियर? तो बेसिकली ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जो है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो उसे हम बोल देंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। नहीं, ये आपका जो है बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये कार्बन कार्बन के बीच अगर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा या फिर जो है ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये बेसिकली आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, यही आपसे जो है पूछा गया था। कंपाउंड्स थर्ड ऑप्शन में मेंशन था आपका जो कार्बन के बीच बोल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, तो उसे बोलेंगे नहीं, ये आपका जो इनकरेक्ट है। और ये कंपाउंड्स इसके बीच बोल सकते हैं कि कार्बन और उसके बाद से जो है आपका ये हाइड्रोजन के बीच बेसिकली क्या पाया जाता है, कार्बन हैविंग डबल और या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर हाइड्रोजन। बोला है कि हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, उसे नहीं बोलते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच ये बॉन्ड नहीं पाया जाता है, बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच पाया जाना चाहिए। ये आपके माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर? आपके जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जिनके बीच हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है उसे बोलते हैं जैसे कि आपका मेथेन हो गया, मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, एथेन आपका जो है C2H6 हो गया और ये आपका जो है बोल सकते हैं C3H8 हो गया। तो ये बेसिकली आपका जो है क्या होगा, ये आपका जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। सैचुरेटेड एट आप कह सकते हैं S फॉर सैचुरेटेड एंड S फॉर सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। क्लियर? और जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स होगा उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, एथीन, और उसके आप से एथाइन बोल सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है C2H4, ये बोल सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है। और मोर रिएक्टिव होते हैं आपके बोल सकते हैं कि जो है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, जो आपके अनसैचुरेटेड जो होता है आपके मोर रिएक्टिव होते हैं किसके रिस्पेक्ट में, आपके सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से के रिस्पेक्ट में। या इंपॉर्टेंट आप टेबल देख सकते हैं। और ये जो भी पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके क्लास 10th एनसीईआरटी से मैं इसको पिकअप किया हूँ, आपको ये देखने को मिलेगा। और ये फैक्ट आपसे पूछा गया था आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम से, तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। मेथेन का फॉर्मूला CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H8 और ये पेंटेन आपका C5H12 और ये हेक्सेन आपका C6S14। जब इसका इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको सिंगल बॉन्ड ही नजर आएगा, कहीं आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका क्या है, और ये हर एक स्ट्रक्चर में कार्बन की वैलेंसी 4 आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। देख रहे हैं ना, हर एक कार्बन को देखेंगे तो ये 4 तरीके से बोल सकते हैं कि ये आपके 4 वैलेंसी कंप्लीट करता हुआ ये नजर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना। और ये आपका जो है ये बोल सकते हैं कि आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं और ये आपका केमिकल फॉर्मूला होता है। क्लियर? नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो कार्बन कंपाउंड होते हैं केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये आपके एल्केन्स हो गए जो आपके बोल सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड एल्केन्स, जो आपके कार्बन कार्बन के बीच आपके सिंगल बॉन्ड होगा। और ये आपका एल्कीन्स एंड एल्काइंस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हमें देखने को मिलते जो आपके हेरिडिटेड थे, किसके दौरान, राजपूत एंड द चोला डायनेस्टी के दौरान। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है नगर सृष्टि का मीनिंग क्या होता है, इस पर्टिकुलर पोस्ट का मीनिंग क्या होता है, लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरवंस या फिर मर्चेंट ऑफ द सिटी या फिर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर या फिर चीफ जुडिशियल ऑफिसर। तो याद रखिए ये बेसिकली हम मर्चेंट ऑफ द सिटी के लिए बेसिकली आपका ये वर्ड यूज किया जाता है। नगर सृष्टि का मीनिंग होता है मर्चेंट ऑफ द सिटी, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ टर्म मैं मेंशन किया हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दक्षिण पथ का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली सदर्न रीजन के लिए बेसिकली आपका ये वर्ड यूज किया जाता है। दक्षिण भारत के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं। जीनियोलॉजी जो होता है ये बेसिकली आपका ये लिस्ट ऑफ एंसेस्टर का मीनिंग होता है, आपका ये बोल सकते हैं कि जीनियोलॉजी। और ये कुमार आमत्य बोल सकते हैं कि बेसिकली आपका ये वर्ड यूज किया जाता है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर के लिए। और ये महादंड नायक वर्ड यूज किया जाता है चीफ जुडिशियल ऑफिसर के लिए। और ये नगर सृष्टि आपसे पूछा गया था, नगर सृष्टि का मीनिंग क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि चीफ आपका जो चीफ बैंकर या फिर मर्चेंट ऑफ द सिटी होता है। और ये प्रशस्ति वर्ड जो बेसिकली यूज किया जाता है ये संस्कृत वर्ड होता है जिसका मीनिंग बेसिकली क्या होता है, प्रशंसा
होता है। और ये बोल सकते हैं जो भी आपके कोर्ट पोएट्स जो होते थे ना, रूलर की प्रशंसा के लिए बेसिकली पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है, प्रशस्ति। आपने नाम भी सुना होगा प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना कर सकते हैं हरिसेन ने करी थी। और ये बोल सकते हैं कि जो हरिसेन से आपके जो है किसके कोर्ट पोएट थे, आपके जो है समुद्रगुप्त के। और इस समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन के भी नाम से जानते हैं। और ये आपका जो है नेक्स्ट पोस्ट आप बोल सकते हैं कि जो है प्राथमा कुलिका, जिसका मीनिंग क्या होता है, चीफ क्राफ्ट्समैन। और ये आपका जो संधि विग्रहिका का मीनिंग क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ द वॉर एंड पीस। मिनिस्टर ऑफ द वॉर एंड पीस को किसके इसका किस वर्ड से बेसिकली इसको हम जानते थे, तो संधि विग्रहिका से। क्लियर। और ये आपका जो है सर्वहवाज, इसका मीनिंग क्या होता है, लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरावंस। और ये आपका उर का मीनिंग क्या होता है, उर मीन्स आपका विलेज असेंबली होता था। क्लियर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं मैप को मेंशन किया हूँ, यहाँ पे चोल चेर एंड पांड्यास का देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका ये लोकेशन था रूल करने का। और ये कलिंग देख सकते हैं आप, यहाँ पे उड़ीसा में बेसिकली आपका लोकेटेड था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आपके चंदेल हो गए, और ये आपके राजपूत की राजधानी मान्यखेत हुआ करती थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इस मैप के जरिए लर्न कर सकते हैं। यहाँ से आपसे पूछा भी जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चोला इंस्क्रिप्शन से। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लैंड की कैटेगरी से क्वेश्चंस पूछा जाता है। बेसिकली आपका ये लैंड पहले हुआ करता था। ये बेसिकली आपका जो है वेल्लन नगई जो लैंड जो है बेसिकली नॉन ब्राह्मण प्रेजेंट के प्रॉपर्टीज के लिए बेसिकली आपका ये वर्ड यूज किया जाता था। ये आपका वेलन वगई लैंड। क्लियर। और ये आपका जो है ब्रह्मदेव लैंड जो होता है वो बेसिकली जो वो ब्राह्मणों के लिए दान दिया जाता था, गिफ्ट करने के लिए ये बेसिकली आपका ये वर्ड यूज किया जाता था। ये आपका जो है ब्रह्मदेव लैंड। क्लियर। साला भोग जो लैंड जो है बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता था, ये जो है मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, ये आपका जो है देवदान के लिए बेसिकली आपका ये वर्ड यूज किया जाता था। ये जो है आपका ये साला भोग लैंड। और ये आपका जो है ये बहुत पूछा जाता है आपका ये तिरुमटकनी लैंड, ये जो बेसिकली गिफ्ट किया जाता था, बोल सकते हैं कि टेम्पल्स के लिए पलिचंदम। और उसके बाद से जो है बेसिकली टेम्पल्स के लिए जो गिफ्ट किया जाता था उसे हम बोलते थे तिरुमटकनी लैंड। और ये आपका पलिचंदम बेसिकली जो लैंड गिफ्ट किया जाता था या डोनेट किया जाता था जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फॉलोइंग बेसिकली ऐड किया जाता है आपका नेशनल इनकम क्या ऑब्टेन करने के लिए, पर्सनल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड्स। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स, एनआईपी बोल सकते हैं, या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म्स, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या फिर कारपोरेट टैक्स। तो याद रखिए बेसिकली आपके ट्रांसफर पेमेंट्स होता है जो आपका गवर्नमेंट्स एंड फर्म्स से हमें क्या होता है कि ये उसका होता है। क्लियर। गवर्नमेंट्स का या फिर जो है फर्म्स का होता है आपका ये ट्रांसफर पेमेंट्स। ये ट्रांसफर पेमेंट्स आपका ये बोल सकते हैं कि एडिट किया जाता है नेशनल इनकम जब हम क्या करते हैं कंप्यूट करते हैं पर्सनल इनकम को। तो क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछा गया था, और ये मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका जो क्लास 11th केमिस्ट्री से पूछा गया था, ये आपका क्लास 10th की केमिस्ट्री में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं कि किसने जो है एक डिस्कवरी करी थी, एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी। और आप बोल सकते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, और ये हमें देखने को मिलता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज, और ये जो इमिट कर रही थी एलिमेंट के द्वारा, जो आपका ये रिलेटेड होता है बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बोल सकते हैं कि आपका रादर देन द एटॉमिक मास। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट जो है इसके द्वारा जो है एक एटॉमिक नंबर की बोल सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की डिस्कवरी हुई थी। और ये पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट जो हुआ था एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी जो है किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, बोल सकते हैं कि लूथर मेयर ऑप्शन में था फर्स्ट ऑप्शन। और ये आपका डिमिट्री मेंडलीव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये आपका जो पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन की जो न्यूज इनके द्वारा दिया गया था हेनरी मोजले। और ये आपका जो जोहान डोवेराइनर। तो याद रखना आपको ये जो हेनरी मोजले सर के द्वारा जो है पर्टिकुलर ये आपका स्टेटमेंट, ये आपका एक्सपेरिमेंट किया गया था एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। क्लियर। और ये आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स-रे जिससे निकल रहा था, और ये बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से आपका ये रिलेटेड होता है। तो आप कह सकते हैं कि हेनरी मोजले के द्वारा जो एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया गया था, और ये एलिमेंट्स को उन्होंने जो है एटॉमिक नंबर को जैसे मेंडलीव से क्लासिफिकेशन कर रहे थे, एटॉमिक वेट को जो है वो इंपॉर्टेंस दिए थे, एटॉमिक वेट को ये इंपॉर्टेंस दिए थे मेंडलीव सर से। लेकिन ये आपके हेनरी मोजले सर ने जो है ये बेसिकली जो है एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे किसके बेस पे, उन्होंने क्लासिफाई किया था जो है एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं मोजले प्लॉट, ये आपको क्लास 11th
ही केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। ये बेसिकली आपका ये बोल सकते हैं कि आपका मोजले प्लॉट था, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, और ये हेनरी मोजले सर जी थे। 1913 में इंग्लिश केमिस्ट डिस्कवर द एटॉमिक नंबर, रीअरेंज द पीरियोडिक टेबल्स अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। क्लियर। और ये आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व किए थे आपके हेनरी मोजले सर। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। 1913 में जो सबसे पहले आपके इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मोजले सर ने ऑब्जर्व किया था एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स, यही लाइन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है क्लास 11th केमिस्ट्री में, और ये आपको याद रखना है। और ये आपका जो है मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ आपको पूछा जाता है, किसके अकॉर्डिंग जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उसको स्टेट किया गया था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट का जो पीरियोडिक फंक्शन होता है इसके एटॉमिक नंबर का, ये आपका मॉडर्न बोल सकते हैं कि आपका ये पीरियोडिक लॉ होता है। और नेक्स्ट आपको ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि अगर मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात बोलूं कि इस पॉइंट को मैं ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, पूरे एलिमेंट्स को मैं डिस्कस किया था। अगर आप सीरियसली फॉलो कर रहे होंगे तो इस इमेज को आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। एस ब्लॉक हो गया, ये आपका पी ब्लॉक हो गया, या डी ब्लॉक हो गया, और ये आपका एफ ब्लॉक हो गया। तो एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है आपके 4 ब्लॉक्स में, और एलिमेंट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्कली मेटल हो गए, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आपका जो है बोरॉन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन फैमिली, और ये आपका हैलोजन फैमिली। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप प्रीवियस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि कोई एक्सप्लेनेशन का यहाँ पे मीनिंग निकल करके सामने नहीं होगा, बार बार चीजें रिपीट होंगी तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट ये भी आपका जो है मेंडलीव से रिलेटेड है। आप बोल सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लूथर मेयर सर के बारे में उन्होंने जो है यहाँ पे मेंशन है। ये बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द बोल सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल, कैसे आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें जो देखने को मिलता है वो एक दिन में नहीं बना, उसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है, वही हिस्ट्री को यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ। लूथर मेयर सर के बारे में भी मेंशन है। लेकिन देखिए जो लूथर सर ने जो है बेसिकली जो उन्होंने डेवलप करी थी एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को, वो बेसिकली आपका ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से काफी उनका जो है रिजेंबल कर रहा था, लेकिन उनके वर्क जो है वो पब्लिश नहीं किया गया था। क्लियर। और ये बोल सकते हैं कि उसके बाद से जो है डिमिट्री मेंडलीव सर के जो है वर्क जो है आपका पब्लिश मतलब कि हुआ था। क्लियर। और ये आपके डिमिट्री मेंडलीव सर और ये आपके लूथर मेयर सर हैं, तो इनका आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और ये डोबेराइनर्स ट्रायड्स के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। ये बेसिकली जो है डोबेराइनर एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जो आपके ऑप्शन में मेंशन था। डोबेराइनर देख रहे हैं यहाँ पे जॉन डोबेराइनर, तो उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करने का प्रयास किया था। उन्होंने जो है बोला था कि आपके जब एलिमेंट्स को जो 3 कैटेगरी में उन्होंने मान लीजिए कि 3-3 का ग्रुप बनाए थे, तो इन दोनों का एटॉमिक वेट का जो एवरेज था ना, ये आपका बीच वाला एलिमेंट था। जैसे लिथियम का आपका जो होता है बोल सकते हैं किसका जो एटॉमिक वेट सॉरी ये आपका जो इस तरीके से उन्होंने बनाया था। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का एक ग्रुप था, उसके बाद से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का था, और उसके बाद से क्लोरीन, और उसके बाद से ब्रोमीन, और ये आपका आयोडीन। इस तरीके से उन्होंने ग्रुप बनाया था। आप यहाँ पे देखिए लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीनों एलिमेंट्स में जो आपका लिथियम का जो आपका एटॉमिक मास और ये आपका जो है पोटेशियम का एटॉमिक मास, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ये आपका जो है बीच वाला जो आपका सोडियम का जो है वो एटॉमिक मास आपका देखने को मिलेगा। दोनों का एवरेज आपका बीच वाला होगा, ऐसे आपको याद रखना है। तो 3 ट्रायड्स आपके थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का ट्रायड्स, और ये आपका कैल्शियम, बेरियम, और उसको जब आप ऐड करेंगे उसके एटॉमिक वेट का तो स्ट्रोंशियम का ऑब्टेन होगा। और ये आपका थर्ड ट्रायड था आपका जो है क्लोरीन को एटॉमिक वेट, और ये आपका आयोडीन का एटॉमिक वेट ऐड करेंगे तो और उसका एवरेज निकालेंगे तो आपको ब्रोमीन को देखने को मिलेगा। क्लियर। तो इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स क्लासिफाई करने का प्रयास किया गया था, आप बोल सकते हैं डोबेराइनर सर्च के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस 5 ईयर प्लान का जो है मेंटली बेसिकली फोकस करता है गरीबी हटाओ, तो ये भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप फॉलो करते आ रहे होंगे सेट नंबर 1 से, तो ये आपका जो है 5th 5 ईयर का जो है आपका ये इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि ये फोकस था आपका जो 5th 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ। क्लियर। मोस्ट इसेंशियल राइट्स के बारे में आपको बताना है जो आपके डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है, उसके लिए मस्ट आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट मोस्ट इसेंशियल। तो एक्सप्लॉयटेशन या फिर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन या फिर इक्वालिटी एंड फ्रीडम या फिर फ्रीडम प्रिवेंटिव डिटेंशन या फिर इक्वालिटी एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं होगा, ये बेसिकली आपका इक्वालिटी एंड फ्रीडम जो होता है बेसिकली आपका जो है इंपॉर्टेंट 2 इसेंशियल राइट्स आप बोल सकते हैं डेमोक्रेसी में। इसका आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। आपको 23 क्वेश्चन का आंसर करना है। जो आपका स्त्री जो आपका मनोरक्षा प्रोजेक्ट जो है बेसिकली लॉन्च किया गया था किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन या फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आपको ये पता है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, तो यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये बेसिकली आपका ये स्कीम जो है आप बोल सकते हैं कि आपका ये लॉन्च किया गया था। क्लियर। आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट
आपका जो ये जो आपका स्त्री मनोरक्षा जो प्रोजेक्ट था, इसको किसके लिए लॉन्च किया गया था? इसका मेन एम क्या था? इंप्रूव करना वुमेन्स मेंटल हेल्थ को पूरे अक्रॉस इंडिया पे, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जटिन जो है बेसिकली फोक डांस है किस इंडियन स्टेट का? मणिपुर, उड़ीसा या फिर बिहार या फिर बंगाल? तो जटिन आपका जो है बिहार का इंपॉर्टेंट फोक डांस आप बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट फोक डांस ऑफ बिहार आप यहाँ पे रीड कीजिए, विदेशिया हो गया, जटिन हो गया, कजरी हो गया, झूमरी हो गया, और उसके बाद से जो है झिझिया भी बोल सकते हैं, और ये आपका जो है सोहर, ये आपका खिलौना, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट फोक डांस है बिहार में। क्लियर? ये मुगल रूलर आपके औरंगजेब कब, इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये पूछ रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी, डेथ और उसके बाद से जो बर्न वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी औरंगजेब की? 1707 में। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लिस्टिंग अच्छे से पढ़िएगा। ये आपका औरंगजेब 1658 आप बर्थ बोल सकते हैं, बर्थ टाइम, और ये 1707 आप बोल सकते हैं कि जो है डेथ टाइम। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1685 गोलकुंडा को उन्होंने जो है जीता था, और ये आप बोल सकते हैं कि बीजापुर को 1685 में, और ये गोलकुंडा को जो 1687 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है। बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, आप इसको रीड कर लीजिएगा ऑलरेडी। और जब आप फॉलो करते आ रहे होंगे सेट नंबर 1 से, तो आपको ये सारी चीजें मैं रिकॉल करवा चुका हूँ। ओके, इसी के साथ आप बोल सकते हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का एक प्यारा सा जो है डिस्कशन वीडियो के लिए थोड़ी लंबी हुई, लेकिन मैं बहुत चीज में डिस्कस किया हूँ। आप इस पूरे वीडियो के नॉलेज को अगर आप जज करेंगे तो आपको समझ में आए कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस वीडियो। काफी मैंने डिटेल में एक एक पॉइंट को मैंने सर्च करके जो है आपके साथ में डिस्कस किया। आई होप आप इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।